बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम कंट्रोल अकाउंट्स के बात पे बस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्या हैं, किस तरीके से हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा ज़रा। ये क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के तौर पे भी दे दूँगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज़ टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए बीच। एक कोई बंदे हैं, इनकी बुक में से कुछ आपने इन्फॉर्मेशन निकाली है और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले बोलता है 1986 फर्स्ट अप्रैल से लेके 30th ऑफ अप्रैल, यानी कि 1986 का सवाल है एक तरीके से ये। और अप्रैल के मंथ की आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। फर्स्ट ऑफ अप्रैल से स्टार्ट कर रहा है और फिर 30th ऑफ अप्रैल तक की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। अच्छा जी, हमने बोला आगे बताओ। बोलता है सबसे पहले इंफॉर्मेशन के अंदर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बीडी बैलेंस, यानी कि याद रखिएगा ये ओपनिंग बैलेंस है तो ये बीडी बैलेंस गिवन है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का भी बीडी बैलेंस गिवन है, यानी कि तुम्हें एसएलसीए और पीएलसीए दोनों का बैलेंस एग्जामिनर ने दे दिया। उसने आपको बता दिया कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस 13250 है और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस 8100 का है, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर बोलता है परचेजेस फॉर द मंथ, तो ये आपको परचेजेस इस मंथ की दे दी कि आपने ड्यूरिंग द मंथ कितनी परचेज करी है। इसी तरीके से आपको सेल्स फॉर द मंथ दे रहा है कि आपने सेल्स कितनी करी हैं। उसके बाद फिर बोलता है चेक एंड कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, यानी कि आपको आपके क्रेडिट कस्टमर से कितना पैसा रिसीव हुआ। फिर आगे बोलता है पेमेंट्स टू क्रेडिटर, आपने अपने क्रेडिटर यानी कि सप्लायर्स को कितनी पेमेंट करी। फिर उसके बाद बोलता है डिस्काउंट अलाउ आप लोगों ने कितना करा। ठीक है। सॉरी, डिस्काउंट रिसीव आपने कितना करा और डिस्काउंट अलाउ कितना करा। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव आपका सप्लायर आपको हमेशा देता है और डिस्काउंट अलाउ आप हमेशा अपने कस्टमर्स को करते हैं, ये नॉर्मल सी बात थी। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न कितनी हुई और रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब होता है परचेज रिटर्न कितनी हुई। इसके बाद फिर आपको कुछ बेड डेट्स गिवन है कि जो कस्टमर्स को आपने सामान बेचा था, उनसे आपने पैसा लेना था, वो भाग गए, तो जो बेड डेट या इररिकवरेबल डेट हो गया वो कितने का हो गया, 540 का हो गया। फिर इसके बाद आगे बोलता है कस्टमर्स चेक रिटर्न अनपेड, तो इनको हम डिसऑनर्ड चेक या रेफर टू ड्रॉअर कहते हैं। ये वो चेक्स हैं जो हम लोगों ने कस्टमर के बैंक में जमा करवाए थे, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन ये चेक जो है वो रिटर्न आ गए, वापस आ गए, इनके ये पैसा कैश नहीं हुआ। उसके बाद आगे बोलता है क्रेडिट बैलेंस इन परचेज लेजर कंट्रोल, परचेज लेजर ट्रांसफर टू सेल्स लेजर। याद रखिएगा ये जो आपको बात लिख के दी है एग्जामिनर ने, ये ट्रांसफर वाली बात, सेल लेजर टू परचेज लेजर या परचेज लेजर टू सेल लेजर, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रा सेट ऑफ। ठीक है। ये क्या है आपका कॉन्ट्रा सेट ऑफ है। ठीक है। अच्छा भाई, अब आपको एग्जामिनर बोलता है क्या है, बोलता है भाई तुमने कुछ भी नहीं करना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, टोटल डेटर अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट। आप लोगों ने दो काम कर देने, एक एसएलसीए बना देना है, एक पीएलसीए बना देना है। अच्छा, नॉर्मली हम लेके चलेंगे इसके अंदर, जाहिर सी बात है हम लोगों ने बात करते हुए, सवाल को पढ़ते हुए हम लोगों ने दो काम कर लिए। हम लोगों ने कुछ चीजें येलो से मार्क करी और कुछ चीजें हम लोगों ने ब्लू से मार्क करी। तो जो चीजें हम लोगों ने येलो से मार्क करी थी वो एस एल सी ए से रिलेटेड थी और जो चीजें हम लोगों ने ब्लू से मार्क करी थी वो पी एल सी ए से रिलेटेड है। और एक चीज है यहाँ पे जो हम लोगों ने ग्रीन से भी मार्क करी है, और जो चीज हमने ग्रीन से मार्क करी है वो कॉन्ट्रा सेट ऑफ है, और कॉन्ट्रा सेट ऑफ जो है वो एस एल सी ए एंड पी एल सी ए दोनों अकाउंट में जाता है और वो दोनों अकाउंट्स को क्या कर देता है, कम कर देता है। कॉन्ट्रा सेट ऑफ ये लास्ट वाली बात थी जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया था। ठीक है, बात समझ आई। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एसएलसी एक पीएलसी बनाते हैं, बच्चों वाला काम है, मतलब कोई खास ऐसी बातें नहीं है कि जिसके अंदर मैं आपसे कोई बोलूंगा यार ये बड़ा मुश्किल है, इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है बट आसान है, तो मतलब इसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला आराम से आपको समझ आ जाएगी ये बात। तो हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले दो अकाउंट्स बना लेते हैं, एक एसएलसीए बना लेते हैं, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद फिर हम पीएलसीए बना लेंगे। यहाँ पे बनाते हैं हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सही है। अच्छा, देखो यार, ये जो हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने वाले हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अच्छा, अभी ये जो हम लोग अकाउंट बनाने वाले हैं, ये इसने स्पेलिंग बिल्कुल ही गलत कर दी हमारी। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए आप, यहाँ पे आप ओपनिंग डेट लिखेंगे सबसे पहले, 1 अप्रैल। ठीक है, और द ईयर वाज 1986। ठीक है जी, 86।
बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। अच्छा याद रखिएगा कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हो या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हो, इसका पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो हमें बैलेंस दिया हुआ है ये पॉजिटिव बैलेंस है? देखो, अगर एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट जो चीज होती है वो पॉजिटिव ही होती है। तो इसने बोल दिया सेल लेजर का बैलेंस, तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, तो इसको हम उठाएंगे और पॉजिटिव साइड के ऊपर ही रिकॉर्ड कर लेंगे। 13250 का तो यहां लिखेंगे 13250। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ था? उसके बाद फिर सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो सेल्स की हुई हैं, एसएलसीए की, तो वो सब रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई पहली बात हमने ये रिकॉर्ड कर ली अपने पास। ठीक है, अब अगली बात हम रिकॉर्ड करेंगे कौन सी? सेल्स फॉर द मंथ। अब सेल्स फॉर द मंथ जब हम रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, तो ये याद रखिएगा, अब जितनी भी बातें रिकॉर्ड होंगी वो मंथ के एंड की होंगी, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 30 अप्रैल 86। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्रेडिट सेल्स। याद रखिएगा कि जब आप सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे होते हैं तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर हमेशा क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी तुम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। वो कौन सी चीजें हैं, सुनो। सबसे पहले मैं यहां पे बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज जो आपने रिकॉर्ड नहीं करनी है, ठीक है, क्या क्या नहीं रिकॉर्ड करनी? सबसे पहली चीज, कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं करनी। तो कैश सेल्स कभी भी यहां पे रिकॉर्ड नहीं होती है। नंबर टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यानी कि ये जो मैंने आपको दो चीजें बताई है ना, ये तो आपने कभी मर के भी जिंदा हो जाना है उसके बाद भी अपने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करनी है। नंबर वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नंबर टू, आपकी कैश सेल्स। ठीक है। अच्छा सर, क्रेडिट सेल्स लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। सर बेड डेट होगा तो लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड सेल्स जो कैश वाली होंगी वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अभी जब आप ये सवाल हमें सॉल्व करवा रहे हैं तो यहां लिखा हुआ है सेल्स फॉर द मंथ। ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि यार ये जो सेल्स हैं ये कैश सेल्स हैं या क्रेडिट सेल्स हैं। अब देखो यार, तुमने ना हमेशा सवाल की नेचर को पहचानना है पहले। सवाल किससे रिलेट करता है? सवाल रिलेट करता है तुम्हारा एसएलसीए और पीएलसीए से। और फिर सेल्स के बारे में कोई और बात एग्जामिनर ने नहीं करी हुई, तो वी विल अज्यूम कि यार ये जो भी सेल्स हैं ये सारी की सारी क्रेडिट के ऊपर ही हैं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमें जो सेल्स चाहिए होती है वो क्रेडिट ही चाहिए होती है। हाँ, अगर वो कहीं मुझे बता देता कि इस टोटल सेल्स में से 50% कैश है और 50% क्रेडिट है, तो मैं सिर्फ 50% जो क्रेडिट वाली सेल्स होती है वो रिकॉर्ड करता। बट राइट नाउ ये एग्जामिनर साइलेंट है, तो बाय डिफॉल्ट आई विल अज्यूम इट कि यार ये जो सेल्स हैं ये आपकी क्रेडिट सेल्स हैं। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, क्या ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? नहीं, रियल लाइफ में वो आपको क्लैरिटी देगा कि कौन सी सेल्स है, कैश है या क्रेडिट है। बस यहाँ पे वो एग्जामिनर छोटा सा कोई वो कर देता है एक, तो बस उसने नहीं लिखा तो नहीं लिखा, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे? कौन सी सेल्स है? क्रेडिट सेल्स है। राइट, तो ये है 11360 की, तो हम लाएंगे और यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर लेंगे 11360। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाए तो अगली चीज लिखी हुई है कैश रिसीव या कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। ये वो पैसा है जो आपके कस्टमर्स ने आपको दिया। अब देखो, जब तुम्हें कस्टमर से पैसा मिल जाता है ना, तो फिर रिसीवेबल या एसएलसीए कम हो जाता है। ठीक है, तो एसएलसीए को कम करने के लिए अब आपके साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये आप 30 अप्रैल की डेट लिख लें 86 की, और उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे रिसीट्स। अब ये जो आपके पास रिसीट्स आई हैं, ये किस फॉर्म के अंदर आई हैं? चेक की फॉर्म में आई हैं। तो आगे ब्रैकेट में आप बैंक चाहें तो लिख सकते हैं। सर डायरेक्ट बैंक लिख दें? लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, उसके बाद अब ये वैल्यू कितनी है? 8800। सो आई विल राइट 8800 ओवर हेयर, मतलब इसके अंदर मुझे कोई मसला नहीं है। राइट, अच्छा अब अगली चीज देखें, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउ होने से आपका सेल लेजर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर डिस्काउंट अलाउ होने से जो पैसा है कस्टमर से जो मैंने लेना है वो कम हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर लें 30 अप्रैल को 86 को, यहां पे आप लिखें डिस्काउंट अलाउड। यार ये डिस्काउंट अलाउड कितने का था? 220 का था, तो आई विल राइट 220 ओवर हियर। आगे आ जाए तो अगली चीज लिखी हुई है रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न्स। अच्छा, सेल रिटर्न होने की वजह से सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा? सर सेल रिटर्न होने की वजह से रिसीवेबल कम होता है, तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कम होगा, क्योंकि रिसीवेबल का ही अकाउंट ही है। ठीक है, तो यहां पे आप आएंगे और यहां पे आप आगे लिखेंगे 30 अप्रैल 86 का सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल्स रिटर्न्स।
मेरा बेटा सेल रिटर्न कितने का है? 400 का है, सो आई विल राइट 400 ओवर हेयर। आई होप कि ये नॉर्मल सी बातें हैं, आपको कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज या तंग नहीं कर रही होंगी। ये एक आम सी बात है, आपको रिकॉर्ड करने आनी चाहिए। उसके बाद अगली चीज लिखी हुई है बेडेड रिटर्न ऑफ। बेडेड होने से आपका रिसीबल बढ़ जाता है या कम हो जाता है? सर जब बेडेड होता है ना तो हमारा रिसीबल कम होता है, क्योंकि बेडेड डेबिट और ट्रेड रिसीबल क्रेडिट ये एंट्री बनती है, तो रिसीबल कम यानी कि एसएलसीए कम। तो बेडेड के साइड पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड के ऊपर, क्योंकि इस अकाउंट की नेचर डेबिट नेचर है, जब बढ़ता है तो डेबिट, जब कम होगा तो क्रेडिट। तो 30th ऑफ अप्रैल 86 को बेड डेट रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है। और ये जो तुम बेड डेट रिकॉर्ड करोगे ये था कितने का? 540 का था, तो आई विल राइट 540 ओवर हेयर। उसके बाद फिर आप आगे आ जाओ, तो अगली चीज लिखी हुई है कस्टमर्स चेक रिटर्न अनपेड। अब कस्टमर का चेक जब बाउंस हो जाए तो कस्टमर क्या हो जाएगा? देखो, सोचो, मैंने एक कस्टमर से चेक लिया तो मैंने कस्टमर को क्या कर दिया? कम कर दिया। बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट, यही एंट्री बनेगी, राइट? अब फर्ज करो कि उसका चेक बाउंस हो गया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एंट्री को दोबारा रिवर्स करना पड़ेगा, कस्टमर डेबिट और बैंक क्रेडिट, यानी कस्टमर को बढ़ा दूंगा। तो जब भी चेक बाउंस होता है तो कस्टमर को बढ़ा दिया जाता है। ये हमें पता लगा 30th ऑफ अप्रैल को, तो 86 को यहाँ पे हम अनपेड चेक लिख सकते हैं, डिसऑनर्ड चेक लिख सकते हैं, जो चाहे वो अमाउंट, जो चाहे वो टर्म यूज कर सकते हैं, और 460 का अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगली चीज यहाँ पे आप देखें तो क्या लिखी हुई है? कॉन्ट्रा सेट ऑफ। और मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ एक वाहिद ऐसी चीज है जो दोनों अकाउंट्स को जाके कम करेगी, एसएलसीए को भी कम करेगी और पीएलसीए को भी कम करेगी। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कॉन्ट्रा सेट ऑफ 170 का है, तो पहले अभी मैं बना रहा हूं एसएलसीए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30th ऑफ अप्रैल 86 और 170, राइट? इट वाज $170, मैं यहाँ पे 170 लिखूंगा, और इधर मैं लिखूंगा PLCA, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, और आगे कॉन्ट्रा लिख सकते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता था कि दोनों अकाउंट्स को सेट ऑफ कर देता था, दोनों अकाउंट्स को खत्म करता था या कम कर दिया करता था। ठीक है। अच्छा भाई, तो ये आपका हो गया कॉन्ट्रा सेट ऑफ। ठीक है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। सर यहाँ पीएलसीए क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा ये एसएलसीए और पीएलसीए में दोनों में रिकॉर्ड होगा, तो एंट्री बनती है कॉन्ट्रा सेट ऑफ की। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। जब भी कॉन्ट्रा सेट ऑफ होता है ना, ये एंट्री अपने पास बना लीजिएगा, बल्कि मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ आपको। तो आपका जो एसएलसीए है वो क्रेडिट हो जाता है, और पीएलसीए जो है वो आपका डेबिट हो जाता है। ये एंट्री बनती है कॉन्ट्रा सेट ऑफ की। पहली बात लिख लें अपने पास। ठीक है, ये एंट्री आप अपने पास रिकॉर्ड कर लें, पीएलसीए डेबिट और एसएलसीए क्रेडिट। तो यहां पे अगर तुम नोटिस करो तो एंट्री क्या बन रही है? पीएलसीए 170 एंड एसएलसीए 170, राइट? तो अगर मैं एसएलसीए का अकाउंट बना रहा होता तो एसएलसीए को 170 से क्रेडिट करा, किसकी वजह से? ऑपोजिट अकाउंट की वजह से, पीएलसीए यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ आई? तो एंट्री से देखो टी अकाउंट में समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे पीएलसीए क्यों लिखा है। ये डबल एंट्री ही है जो इस टी अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस एंट्री को मत भूलिएगा। ये एंट्री हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों अकाउंट्स को कम करती है, और एसएलसीए की क्रेडिट नेचर, वो डेबिट नेचर, और पीएलसीए की क्रेडिट नेचर है, तो ये दोनों कम होते हैं। तो पीएलसीए कम होगा तो डेबिट हो जाएगा, और एसएलसीए कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सो दिस विल बी द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द कॉन्ट्रा सेट ऑफ। क्लियर? हम लोगों ने ये काम कर लिया, सारी बातें हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। अब हम लोगों ने क्या करना है? इस अकाउंट को क्लोज कर लेना है। अब इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी है। अच्छा, मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन मैं सेल फोन में यूज कर लूंगा। चलो, पता नहीं कैलकुलेटर कहाँ चला गया। अच्छा जी, अब इसकी पहले डेबिट साइड का टोटल निकाल लेते हैं। तो इसका डेबिट साइड का टोटल निकालते हैं। ओके, 1320, नहीं सॉरी, 13, तुम लोग भी साथ साथ करते रहा करो मेरे, ठीक है? 13250 प्लस 11360 प्लस 460, तो ये बन रहा है 25070, 25070। डन हो गई बात। इसमें से फिर हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे 8800, फिर इसमें से हम लेस कर देंगे 220, फिर इसमें से हम लेस कर देंगे 400, फिर इसमें से लेस कर देंगे 540, फिर इसमें से लेस कर देंगे 170। सो द आंसर इज 14940। ये हमारा 30th ऑफ अप्रैल 86 का बैलेंस सीडी बन जाएगा। और यही बैलेंस अप्रैल के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो फर्स्ट ऑफ मई 86 का ये बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, और बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी
1490. And what does this 14940 means? It means that at the beginning of May 86, we have to receive amount from our credit customers, which is 14940, right? This is the amount which we are going to receive. This is the receivable account amount which we are going to receive from our credit customers. ये हमारे जो credit customers होंगे उनसे हम ये पैसा receive करेंगे, ठीक है? Throughout the month ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ, और एट द एंड ऑफ द मंथ ये पैसा बचा जो तुमने रिसीव करना था, और यही पैसा जो है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन गया, राइट? डन। अब हम लोगों ने ये एसएलसीए बना लिया, ये सारा हमारा काम हो गया। नाउ द अदर टास्क इज टू प्रिपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अभी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं। अब ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा एसएलसीए के, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर अकाउंट है, राइट? सो आई विल राइट परचेज ledger control account. अच्छा, now I will start the account from the credit side. Why? Because ये जो account है ये credit nature का account है. So I will write 1st of April 86 का balance BD. So the balance BD was अब देख लो कितना था 8100. So I will write 8100 over here. कितना सिंपल हो गया ये, ठीक है? याद रखिएगा एसएलसीए का बीडी बैलेंस कहाँ आया था? डेबिट साइड पे। व्हाई? बिकॉज दिस इज द डेबिट नेचर अकाउंट। ये मेरा रिसीवेबल था, ये पैसा मैंने रिसीव करना था, और ये जो पैसा ये मेरा पेएबल है, ये पैसा मैंने अपने सप्लायर्स को पे करना है। एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ मैंने अपने सप्लायर को कितना पैसा देना है? 8100, यानी मेरे ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर 8100 का उधार है, बिजनेस के ऊपर 8100 की करंट लायबिलिटी है, राइट? अभी आगे बढ़ो, तो अब आपको बोलता है परचेजेस फॉर द मंथ। तो आपने इस मंथ जो परचेज करी वो 5200 का करा। सो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 30th of April 86। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी परचेजेस, लेकिन याद रखिएगा परचेजेस कौन सी आएंगी? यहाँ पे हमेशा क्रेडिट परचेजेस आएंगी, ठीक है? कितने की? 5200 की, क्योंकि एसएलसीए और पीएलसीए के अंदर क्रेडिट वाली बातें रिकॉर्ड होती हैं। 5100 था, नहीं 5200 था, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि जो परचेजेस रिकॉर्ड होंगी पीएलसीए में जिंदगी भर हमेशा वो सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होंगी, ठीक है? कैश परचेज नहीं होंगी। सर यहाँ कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि ये क्रेडिट परचेज है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जितनी भी सेल्स या परचेज रिकॉर्ड करनी है वो कौन सी बेसिस पे करनी है? क्रेडिट बेसिस पे। और एग्जामिनर ने हमें सिर्फ सेल और परचेज दे दी और बाकी पूरे सवाल में एग्जामिनर साइलेंट है। सो वी विल कंसिडर इट के यार यही हमारी क्रेडिट और सेल्स और क्रेडिट परचेजेस है। बात समझ आई? तो ये आप लोगों ने इसी तरीके से ही इसको लेके चलना है। डन। अच्छा, अभी ना हम लोगों ने ये वाला काम कर लिया, ये बात हमें अभी समझ आ गई है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अगली चीज देखते हैं। बोलता है पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। अब ये आपने जो पेमेंट करी है क्रेडिटर को, कितने की? 58,200 की। जब मैं पेमेंट करता हूं तो मेरा उधार बढ़ता है या कम होता है? सर पेमेंट करने से उधार कम होगा, तो भाई डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर लें। ये आपने पेमेंट करी है 30th of April को 86 को, तो ये हम लोगों ने पेमेंट्स करी हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो पेमेंट करी हैं ये यूजुअली हम लोगों ने चेक के थ्रू करी हैं, तो आगे ब्रैकेट में चाहें तो आप बैंक भी लिख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ पेमेंट वाज 5820, सो आई विल राइट 5820 ओवर हेयर। डन। बात समझ आई? अच्छा जी, अब आगे आ जाओ जरा। यहां तक अगर हम लोगों ने ये काम कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली चीज देखते हैं। अगली चीज क्या है? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव आपको दिया हुआ है कितने का? 140 का। डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या है? डिस्काउंट रिसीव का बेटा मतलब ये होता है कि यार आपका जो सप्लायर है उसने आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया, यानी आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो गई, राइट? मैंने उसको 1000 रुपए देने थे, उसने डिस्काउंट दे दिया 200 का, तो मैंने उसको देने 800 रुपए, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई। तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, तो 30th of April को 86 को डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड करेंगे बेटा। डिस्काउंट रिसीव और ये मेरे ख्याल से 140 का था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, बिल्कुल 140 का था। और फिर लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब होता है परचेज रिटर्न्स, और परचेज रिटर्न्स करने से भी लायबिलिटी कम होती है। तो 30th of April 86 को परचेज रिटर्न्स रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न्स, यार ये परचेज रिटर्न्स था कितने का? इट वाज 200, राइट? तो यहाँ पे हम 200 का परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे। एंड आफ्टर दैट लास्ट थिंग जो थी वो कॉन्ट्रा सेट ऑफ था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा सेट ऑफ रिकॉर्ड करेंगे। द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रा सेट ऑफ वाज 170, सो आई विल राइट 170 ओवर हियर एज वेल। और यहाँ पे जो मैं नाम लिखूंगा वो मैं लिखूंगा SLCA, आगे कॉन्ट्रा लिख सकते हैं,
समझाने के लिए या समझने के लिए, बट ये इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे भी मैंने कॉन्ट्रा सेट ऑफ लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे पीएलसीए का नाम आया था, और ऑपोजिट अकाउंट के अंदर जब मैं पीएलसीए बना रहा था तो वहां पे भी मैंने कॉन्ट्रा सेट ऑफ लिखा, और वहां पे मैंने नाम एसएलसीए का मेंशन किया, राइट। एंड आफ्टर दैट अब हमने कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों ने इस अकाउंट को क्लोज कर लेना है। अकाउंट को क्लोज करने के लिए अगेन दिस टाइम दिस इज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यूजुअली ये जो अकाउंट होता है ना, इस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड होती है वही हैवियर होती है। सो हम लोग उसको पहले टोटल कर लेते हैं, 80 100 प्लस 50 200, ठीक है। तो ये आ गया 13,300। मेरे साथ साथ आप लोग भी कैलकुलेट किया करें, ठीक है। 13,300 आ गया, एंड देन इसमें से माइनस कर लीजिए 5820, माइनस कर लीजिए 140, माइनस कर लीजिए, उप्स मैंने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, 13300, माइनस 5820, minus 140, minus 200, minus 170. So the answer is 6970, right? और यहां पे हम लिखेंगे बैलेंस CD, right? And this balance will be on the closing date, which is 30th of April 86, and this balance will be carry forward to the next month, which is 1st May 86, and I will say it as balance brought down, right? 6970 is the answer। तो कुछ छोटा मोटा हो सकता है कि कैलकुलेशन आप लोग भी साथ साथ करते रहे, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने बनाया परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ तक हम लोगों ने ये सारा देख लिया। सो ये यहाँ तक आप सब इसको कॉपी करें, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसके अंदर किस तरीके से काम होता है, राइट। सो दिस वाज योर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंड दिस इज योर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट मीन्स टोटल रिसीवेबल अकाउंट, वेयर एज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट मीन्स टोटल पेएबल अकाउंट, राइट। ये वो अमाउंट है जो आपने अपने सप्लायर को पे करनी है इस मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के शुरू में। जो आपके पास उधार है, वो उधार कितना है, 6970 का। आपको एक बात पता है, मैं आपको हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि यार जितने भी सीडी बैलेंसेस होते हैं वो सारे के सारे बैलेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे के सारे बैलेंसेस रिकॉर्ड होते हैं आपकी बैलेंस शीट के अंदर। तो ये जो बैलेंस है ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में। ये कौन है आपके पता है, ये आपके ट्रेड पेबल्स है। ये कौन है आपके ट्रेड पेबल्स है। याद है बैलेंस शीट में जो आप ट्रेड पेबल्स लिखते हैं वो ये वाली अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक सीडी बैलेंस है। ये पता है ये कौन है आपके, ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स। जो आप बैलेंस शीट में अपनी ट्रेड रिसीवेबल्स लिखते हो ना, वो ट्रेड रिसीवेबल्स ये वाले लिखते हो, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आप लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगाना है, अगर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज करना है, तो फिर वो इस वैल्यू के ऊपर पीबीडी चार्ज किया जाता है। इसी वजह से पीबीडी इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि जो फाइनल वैल्यू आती है उस फाइनल वैल्यू के बाद उसके अंदर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। डन, क्लियर। अच्छा जी, तो ये आपका हो गया एक एसएलसीए और एक हो गया आपका पीएलसीए। आई होप कि ये दोनों बातें जो है ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं आपको रिकंसिलिएशन की तरफ लेके जाऊंगा तो ये चीज बार बार आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो फिर रिकंसिलिएशन के अंदर मसला हो रहा होगा, ठीक है। रिकंसिलिएशन कोई मुश्किल चीज नहीं है वो भी बच्चों वाली चीज, ठीक है। आप लोग कोई ऐसी कोई खतरनाक क्वालिफिकेशन में तो नहीं बैठे हुए कि आप पता ही नहीं कि क्या पढ़ोगे। है तो आसान, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे क्या बोलता है, बोलता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सी हिल, ठीक है जी। कुछ इन्फॉर्मेशन है। 1 मार्च को एसएलसीए का बैलेंस और पीएलसीए का बैलेंस, एक डेबिट और एक क्रेडिट उसने आपको पहले से दे दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको वो आगे बोलता है कि सेल्स फॉर द मंथ। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो सेल्स फॉर द मंथ आपको दी हुई है, ये रही। फिर परचेजेस फॉर द मंथ दी हुई है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। फिर उसके बाद आपको सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। फिर बोलता है पेमेंट टू सब क्रेडिटर्स या पेमेंट टू सप्लायर, कुछ भी कह लें इसको। फिर चेक कस्टमर चेक रिटर्न अनपेड, यानी कि एक चेक है जो रिटर्न आ गया वापस, इसमें पैसे नहीं मिल पाए आपको। फिर डिस्काउंट रिसीव है, सप्लायर ने आपको दिया होगा। फिर डिस्काउंट अलाउ है जो आपने कस्टमर को दिया होगा। फिर बेड डेट है जो आपके कस्टमर पे हुआ होगा। और उसके बाद फिर क्रेडिट बैलेंस इन परचेज लेजर ट्रांसफर टू सेल लेजर। तो इसका मतलब ये 270 का क्या है, कॉन्ट्रा है, यानी कॉन्ट्रा सेट ऑफ दोनों अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा
PLCA 270 से डेबिट एंड SLCA 270 से क्रेडिट। बच्चों वाला काम है, आराम से आप लोग ये कर लोगे इसको। डन। आप लोगों ने बनाना क्या है, आप लोगों ने बनाना है ड्रॉ अप सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हम बना लेते हैं इसके अंदर और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, जल्दी से बनाते हैं और फिर उसके बाद कुछ और चीज देखते हैं। अच्छा जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जो हम अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस सवाल के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। परचेज लेजर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट जरूरत नहीं है क्योंकि मांगा नहीं है। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। मेरा बेटा यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस फर्स्ट ऑफ, डेट क्या थी, 1 मार्च थी, ठीक है जी। 1 ईयर भी कुछ ना कुछ दिया हुआ था, 92 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस BD, ठीक है। नॉर्मल बैलेंस दिया हुआ है तो वो बैलेंस BD मेंशन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस इज 18550, सो आई विल राइट 18550। बच्चों वाला काम है, जल्दी जल्दी करते रहते हैं, ठीक है, रुकते नहीं है इसके ऊपर। फिर सेल्स फॉर द मंथ है 15900 का, तो लिख लेते हैं 30th ऑफ मार्च को 92 को क्रेडिट सेल्स, the amount was 15900, 15900, so I will write it over here. Done. अच्छा भाई, फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए। अगली चीज हमारे पास है चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। तो ये हमें कुछ पैसा रिसीव हुआ है क्रेडिट कस्टमर से, तो 30th ऑफ मार्च 92 को ये हम बोलेंगे रिसीट। रिसीट जो आई है हमारे पास वो चेक की फॉर्म में आई है, तो ब्रैकेट में बैंक लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितने का है, 12300 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 12300, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आ जाओ, और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न 840 का रिकॉर्ड कर लेते हैं। 30th ऑफ मार्च 92 सेल्स रिटर्न्स। अच्छा जी, कितने का है, 840 का है, तो ये रिकॉर्ड कर लो 840 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आ जाओ जरा, तो अगली चीज है कस्टमर्स चेक रिटर्न अनपेड। तो ये 640 का अनपेड चेक है, ये आपके कस्टमर्स को बढ़ा देगा। तो 30th ऑफ मार्च 92 अनपेड चेक, कितना वैल्यू था इसका, 640 का था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 640। मेरे साथ साथ आप लोग ये बनाते जाया करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं, तो अगली चीज क्या लिखी हुई है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड देखें कितने का है, 310 का है, तो 310 का डिस्काउंट अलाउड लिख लें। तो डिस्काउंट अलाउड से आपका सप्लायर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 30th ऑफ मार्च 92 डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और ये है 310 का, ये रिकॉर्ड कर लेंगे 310 का। उसके बाद फिर अगली चीज क्या है, बेड डेट्स हैं 750 के, ठीक है। तो 750 के बेड डेट्स रिकॉर्ड कर लो। 30th ऑफ मार्च 92 यहाँ पे आ जाएगा आपका बेड डेट। बेड डेट को इररिकवरेबल डेट भी बोल सकता है एग्जामिनर आपके पेपर में, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। बेड डेट्स कह लो या इररिकवरेबल डेट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। और ये आ जाएगा 750 का। एंड देन आखिरी चीज थी एक कॉन्ट्रा सेट ऑफ, और कॉन्ट्रा सेट ऑफ जो था वो आपका रिकॉर्ड होगा PLCA कॉन्ट्रा, और वो कितना था, दैट वाज 270, राइट। सो आई विल राइट 270 ओवर हियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 270 एंड दैट्स इट। ये अकाउंट बन गया और इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, CD और BD बैलेंसेस निकालेंगे, और उसके बाद फिर आगे जाके कोई एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं किसी सवाल में, ठीक है। तो इसका CD BD निकाल लेते हैं। 18550 प्लस 15900 प्लस 640, सो इट इज 35090, 35090। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30th ऑफ मार्च 92 का बैलेंस CD। और जो बैलेंस CD आएगा ये कैसे निकलेगा, इसमें से माइनस कर दो मेरा बेटा 12300, 12300 माइनस 840 माइनस 310 माइनस 750 माइनस 270। अगर ये मुझसे गलतियां नहीं हुई हैं कोई प्लस माइनस के अंदर, तो 20620 इज द आंसर, अगर कोई प्लस माइनस में कोई गलती ना हुई हो, ठीक है। तो ये लोग आप भी करते रहा करें साथ साथ, ठीक है। और यही आपके पास मार्च के बाद आ जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सही है जी। 1 अप्रैल 92 को यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा बैलेंस
CD, sorry, balance BD, brought down balance यानी कि ओपनिंग बैलेंस, एंड इट विल बी 2062 का। डन। इसको यहां तक देख लो, ये आप लोगों ने से लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया, सारी चीजें देख लेना। हो सकता है ये प्लस माइनस के अंदर मुझसे कोई गलती हो जाए करे, CDBD, क्योंकि सारे काम एक साथ ही खुद भी कर रहा होता हूँ, प्लस माइनस भी कर रहा हूँ, लिख रहा भी हूँ, इधर भी देख रहा हूँ। तो वो एक छोटा मोटा कुछ हो सकता है तो हो सकता है। कोशिश होती है कि गलती ना हो, बट खैर, ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोगों ने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को बनाया, प्रिपेयर किया। ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ताकि आपको जो है ना उससे कुछ कॉन्सेप्ट आए। मुझे एक नेगेटिव बैलेंस वाला सवाल आपको करवाना पड़ेगा। सो लेट्स से क्वेश्चन 20। ओके, क्रेडिट बैलेंस वाला सवाल है। ये एक सवाल और करते हैं पहले हम, फिर हम देखते हैं हम कहाँ तक खड़े में। सो इस सवाल को जरा देखिएगा। देखो, बोलता है सबसे पहले नंबर क्वेश्चन 22 एक करने जा रहे हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम विंस्टन बुक्स, बुक फॉर द मंथ ऑफ मई 1996। ठीक है जी, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है मई 1996 की। अच्छा, सबसे पहले तुम देखो तो यहाँ पे देता है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का BD बैलेंस, फिर बोलता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का BD बैलेंस। मैंने बोला ओके फाइन। आगे वो बोलता है परचेज फॉर द मंथ, ये आपको परचेजेस दे दी। फिर उसके बाद बोलता है सेल्स फॉर द मंथ, फिर आपको बोलता है रिटर्न इनवर्ड्स यानी कि सेल्स रिटर्न बेटा। ठीक है। और उसके बाद फिर बोलता है रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि परचेज रिटर्न। ठीक है बेटा। फिर पेमेंट टू क्रेडिटर है, तो आपने सप्लायर यानी कि क्रेडिटर को अपनी पेमेंट करी। क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया जिससे तुम उधार पे सामान खरीदते हो। ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है रिसीट फ्रॉम डेटर्स। डेटर का मतलब रिसीवल्स, कस्टमर्स। ठीक है। तो ये डेटर एक पुरानी टर्म है, आज के दौर में इसको ट्रेड रिसीबल कहा जाता है। और क्रेडिटर भी एक पुरानी टर्म है, आज के दौर में इसको ट्रेड पेबल कहा जाता है। मतलब आपको इतनी कोई खास टेंशन की जरूरत नहीं है इस चीज को। अच्छा जी, आगे बोलता है कस्टमर चेक रिटर्न अनपेड, तो ये एक चेक है जो अनपेड है, बाउंस हो गया। ठीक है। एक बैडेड हो गया। ठीक है। ऊप्स, मैंने बैडेड की लाइन सही नहीं बनाई, एक बैडेड हो गया। फिर उसके बाद आपने एक डिस्काउंट रिसीव किया सप्लायर से, फिर आपने कुछ कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया। फिर ट्रांसफर टू डेबिट बैलेंस फ्रॉम सेल लेजर टू परचेज लेजर, तो याद रखिएगा ये आपका क्या आ गया, कॉन्ट्रा सेट ऑफ आ गया। ठीक है। ट्रांसफर कर दिया सेल लेजर टू परचेज लेजर, यानी कि आपका कॉन्ट्रा सेट ऑफ हो गया। एंट्री क्या बनेगी, PLCA डेबिट एंड SLCA क्रेडिट। कितने से बेटा, 400 से। ये दोनों अकाउंट्स के अंदर जाके रिकॉर्ड होगा, दोनों अकाउंट्स को ये क्या करेगा, कम कर देगा। राइट। अच्छा, उसके बाद ना एक मजे की चीज तुम यहाँ पे देखो, वो क्या है। सबसे पहले अगर तुम नोटिस करो तो बोलता है क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर एट 31 मई 1996। तो सबसे पहले तो तुम्हें बता दिया इसने एक क्रेडिट बैलेंस और एक डेबिट बैलेंस इन परचेज लेजर, ये क्या चीजें हैं इसके बारे में अभी हम थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। ठीक है। इन दो चीजों के ऊपर अभी हम स्टार बनाते हैं और हम सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और फिर जहां पे इनकी नीड आएगी वहां पे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। वैसे तो मैं आपको कल की क्लास में ही बता चुका हूँ ये नेगेटिव बैलेंसेस होते हैं, बट आज हम लोग इसको एक क्वेश्चन के अंदर भी देखेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन में किस तरीके से काम होता है। देखो बेटा, सबसे पहले ना यहाँ पे आपको बोलता है कि यार आप लोगों ने सेल लेजर एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना देना है, और स्टेट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। यार ये सोर्स इंफॉर्मेशन जो है वो भले सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हो या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हो, वो बनता कहाँ से है, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये SLCA हो या PLCA हो, ये दोनों बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से बनता है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन ली जाती है इन दोनों अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, इन दोनों अकाउंट्स को बनाने के लिए, वो आपकी सोर्स वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं। जैसे कि अभी आप लोग अगर इधर देखो, ये हम लोगों ने एक सवाल किया ना, तो इस सवाल के अंदर अगर तुम नोटिस करो तो ये क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स तुम्हें कहां से मिलेंगी भाई, सर ये क्रेडिट सेल्स हमें मिलेंगी सेल्स डे बुक से। ठीक है। तो ये कौन सी बुक है, सेल्स डे बुक, एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। बेटा ये अनपेड चेक तुम्हें कहां से मिलेगा, सर अनपेड चेक हमें मिलेगा बैंक स्टेटमेंट में से, या वो सॉरी कैश बुक में से। तो जब कैश बुक है तो वो भी क्या है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। अच्छा, रिसीट सर कैश बुक से मिलेगी, सेल रिटर्न सर सेल रिटर्न डे बुक से मिलेगी, डिस्काउंट अलाउड कैश बुक से मिलेगा, बैड डेट जनरल जर्नल से मिलेगा,
कॉन्ट्रा सेट ऑफ जनरल, जनरल से मिलेगा। तो ये सब कौन है? ये सब की सब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं, और ये जो अकाउंट है ये अकाउंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के थ्रू ही बनता है, यानी कि जो सोर्स इस्तेमाल की जाती है इस अकाउंट को बनाने के लिए वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं। ठीक है, उसने ये सवाल पूछा है आपसे। अच्छा जी, अब आगे आ जाइए जरा। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो एक एक करके जैसे हम लोग का तरीका है हम वैसे ही करेंगे। ये हम क्वेश्चन 22 कर रहे हैं, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, और इसमें देखेंगे नेगेटिव अकाउंट का बैलेंस का मतलब क्या होता है और उसके साथ हमें करना क्या होता है असल में। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पे हम बनाएंगे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग डेट थी 1 मई, ठीक है जी, और 31 में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अच्छा डेट मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर टाइम लगता है। बैलेंस बीडी, ये बैलेंस बीडी जो है आपके पास वो कितना है? 10,000 का है, सो आई विल राइट 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो बोलता है सेल्स फॉर द मंथ 16,000, यानी कि 16,000 की आपने सेल्स कर ली, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट सेल्स 16,000 की। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो लिखता है रिटर्न इनवर्ड्स, यानी कि सेल रिटर्न, 1,000 रुपए की सेल रिटर्न हो गई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न्स 1,000 रुपए की। ठीक है, सप्लायर का अकाउंट कम होगा ना सेल रिटर्न होने से, तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। फिर उसके बाद बोलता है रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स से रिसीट आई आपके पास, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिसीट्स, यानी कि आपके बैंक में पैसा आ गया, आपका ऐसे जो सप्लायर है वो कस्टमर है वो कम हो गया। कितना रिसीट आया था? 15500 का, तो यहाँ पे लिखते हैं 15500 का। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो बोलता है कस्टमर चेक रिटर्न अनपेड, तो ये एक अनपेड चेक है तो कस्टमर बढ़ जाएगा, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे अनपेड चेक। कितने का है? 500 का है, सो आई विल राइट 500 ऑन द डेबिट साइड। फिर आप आगे आ जाएं तो अगली चीज लिखी हुई है बेड डेट रिटर्न ऑफ, तो 300 का बेड डेट हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेड डेट, बेड डेट। अच्छा जी, बेड डेट कितने का है? 300 का है, तो 300 लिख दो। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड कितने का है? 750 का है, तो ये रिकॉर्ड कर लो डिस्काउंट 750 का। फिर उसके बाद अगली चीज है कॉन्ट्रा सेट ऑफ, कितने का है? 400 का, तो वो रिकॉर्ड कर लो। यहाँ पे हम लिखेंगे PLCA कॉन्ट्रा, 400 का था ना, तो हम लोगों ने 400 का रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा अभी ना, अब हम लोग पहुंच चुके हैं ये वाली बात के ऊपर कि ये क्या बात है। अच्छा, इस बात को ना करने से पहले आपने क्या करना है? आप लोगों ने सिंपल पहले लॉजिकली इस अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका क्या है? वही, पहले इनके दो फुट्स बना लें। ठीक है जी, पहले इस टी अकाउंट के हम दो पाँव बनाते हैं। ठीक है, और अब हम लोगों ने क्या करना है? देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, इसने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर एट 31 में। कौन सा बैलेंस बोल रहा है? क्रेडिट बैलेंस। देखो एक चीज याद रखना जिंदगी भर, जब एग्जामिनर बोले डेबिट बैलेंस, जब एग्जामिनर बोले क्रेडिट बैलेंस, वो दो ही बोल सकता है, या तो डेबिट बैलेंस बोल सकता है या क्रेडिट बैलेंस बोल सकता है। अगर एग्जामिनर बोल रहा है डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब क्या है? बीडी डेबिट साइड पे है। और अगर एग्जामिनर बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब बीडी क्रेडिट साइड पे बनेगा। सिंपल, सिंपल सीधा। अगर बोल रहा है डेबिट बैलेंस तो बीडी डेबिट साइड पे बनेगा, और अगर बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस तो बीडी क्रेडिट साइड के ऊपर बनेगा। अभी यहां पे उसने क्या बोला? क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर, तो यानी कि यहां पे बोल रहा है कि एक ब्रॉड डाउन बैलेंस है जो कि इधर बनेगा क्रेडिट साइड पे, बैलेंस बीडी एक क्रेडिट साइड के ऊपर बनेगा। क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है ना, देखो क्या लिखा, क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर 600 का, तो बीडी किधर बनेगा? 600 का इधर बनेगा, तो इसका बैलेंस सीडी किधर बनेगा? ऑपोजिट साइड, यानी कि डेबिट साइड के ऊपर। बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये सीडी बोल रहा है या बीडी बोल रहा है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा है ये बोले क्रेडिट बैलेंस तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड, ये बोले डेबिट बैलेंस तो मतलब ब्रॉड डाउन डेबिट साइड, जिधर बोलेगा उधर लिखने का, बस और कुछ भी नहीं करना। तो अब यहां पे उसने बोला था कि यार क्रेडिट बैलेंस, अब ये क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर का मतलब क्या है? ये 600 रुपए का मतलब क्या है? ये ऐसी क्या चीज है बेटा? ये 600 रुपए का मतलब ये है कि ये वो कस्टमर्स हैं जिन कस्टमर्स ने तुम्हें एडवांस में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है। ये नेगेटिव बैलेंस कहलाता है। जो क्लाइंट्स आपके, जो कस्टमर्स आपको एडवांस में पेमेंट करके चले गए, यानी कि उन्होंने आपको 1,000 रुपए देने थे लेकिन वो आपको 1,200 रुपए देके चले गए, 200 रुपए एक्स्ट्रा देके चले गए, तो वो जो 200 रुपए एक्स्ट्रा है ना, वो तुम्हारा नेगेटिव अकाउंट क्रिएट कर देगा,
क्योंकि उल्टा तुम्हारे ऊपर उधार आ जाएगा। हालांकि तुम्हें कस्टमर से पैसे लेने होते थे, लेकिन कोई कस्टमर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देके चला गया तो उल्टा तुम्हारे ऊपर उधार आ गया। तो याद रखिएगा, ये नेगेटिव बैलेंस का मतलब ये है कि मुझे मेरे कस्टमर्स ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, एक्स्ट्रा अमाउंट दे के जा चुके हैं। अब वंस हम लोगों ने ये वाला काम कर लिया, ये वाली चीज हो गई, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब कुछ भी नहीं, अभी अभी बस बिल्कुल नॉर्मल रखना है इसको। और आप लोगों ने यहाँ पे आके अब एक नॉर्मल सीडी बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल सीडी बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको पता है नॉर्मल सीडी बैलेंस जो आएगा, बैलेंस सीडी वो क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा, और उसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो डेबिट साइड के ऊपर आएगा। इतनी बात तो तुम लोगों को पता है, राइट। अब निकालने का तरीका क्या है, देखो सिंपल रखना, डेबिट साइड को टोटल कर लेना, लेकिन याद रखिएगा इसको भी ऐड कीजिएगा 600 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 16,000 प्लस 500 प्लस 600, तो 26,000, 26,600 और 27,100 बन जाएगा। वैसे इसको आपस में ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं चांस नहीं लूंगा, पता नहीं क्यों, बट 500 प्लस 600 तो 27,100 इज द टोटल अमाउंट, ठीक है। और इस 27,100 में से आप माइनस कर दीजिए, पहले तो 1,000, फिर माइनस कर दीजिए 15500, फिर माइनस कर दीजिए 300, फिर माइनस कर दीजिए 750, फिर माइनस कर दीजिए 400। सो द आंसर इज 9150, 9150। अब अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारे पास दो बैलेंस नजर आ रहे हैं इस अकाउंट के अंदर, एक 9150 है और एक 600 है। सॉरी, 9150 तुम्हें क्या बता रहा है, 9150 तुम्हें बता रहा है कि तुमने अपने कस्टमर से कितना पैसा लेना है, इतना पैसा लेना है। और ये 600 तुम्हें क्या बता रहा है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने तुम्हें एडवांस में पैसा दे दिया है। याद रखिएगा, दिस इज द रिसीवेबल अमाउंट, राइट। ये कौन सी अमाउंट है, रिसीवेबल। ये अमाउंट वो है जो तुमने रिसीव करनी है। और ये 600 अमाउंट ना, पता है क्या, एक तरीके से तुम्हारी पेएबल अमाउंट बन चुकी है। वाई, बिकॉज 600 रुपए तुम्हें कस्टमर्स ने एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ये पैसे या तो तुम उनको वापस करोगे, या कल को वो तुमसे इस 600 रुपए का कुछ ना कुछ सामान खरीद के चले जाएंगे। बात समझ आई। सो ये हमारा हो गया एक एसएलसीए का। और नेगेटिव बैलेंस का मैं आपको बता चुका कि एग्जामिनर बोले क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर का मतलब ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे बन रहा है, ये नेगेटिव बैलेंस है। और इसका सीडी किधर बनेगा, डेबिट साइड के ऊपर बन जाएगा। अच्छा, एसएलसीए के अंदर वो हमेशा बोलेगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। एसएलसीए में वो हमेशा क्या बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। वो ये वाला बैलेंस बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस कौन सा है कि आपका जो बैलेंस है वो किस साइड पे बनेगा, क्रेडिट साइड के ऊपर बनेगा। ये नेगेटिव बैलेंस है, माइनर बैलेंस भी कहते हैं इसको, नेगेटिव बैलेंस भी कहते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको एबनॉर्मल बैलेंस भी कहते हैं। बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि $600 आपको आपके कस्टमर्स ने एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं। डन। अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट, और जो नेक्स्ट अकाउंट होगा उसको हम बोलेंगे PLCA, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को भी देखिएगा जरा। अच्छा, अब यहाँ पे हम बनाते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। यानी जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा, इसमें सबसे पहले तो आप लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी यानी कि आपके सप्लायर का बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 8,000 का, उठाओ और डायरेक्टली लिख दो बिना सोचे 8,000। फिर उसके बाद आगे वो बोलता है परचेज फॉर द मंथ, 12,000 रुपए की आपने परचेज करनी है, तो यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे 12,000 रुपए की, राइट। उसके बाद फिर रिटर्न आउटपुट्स यानी कि परचेज रिटर्न है आपकी, तो ये आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, परचेज रिटर्न्स। कितने की है, 400 की थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं, तो अगली चीज है पेमेंट टू क्रेडिटर, यानी कि 11,000 रुपए की आपने पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पे आप पेमेंट्स रिकॉर्ड करें, ठीक है। और ये मैं पेबल लिख रहा हूँ, सॉरी, पेमेंट्स, ठीक है। और ये जो पेमेंट्स है ना, ये तुम रिकॉर्ड करोगे कितने की, 11,000 की, ठीक है। तो ये आपने बैंक से पे कर दिए 11,000, राइट। तो ये 11,000 रिकॉर्ड कर दोगे। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ, तो अगली चीज लिखी हुई है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव इज 550, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्काउंट, आसान है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव 550, जितना मैं लिखता हूं मेरे ख्याल से आप भी इतना ही लिखते होंगे मिनिमम, सही है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं, तो अगली चीज कॉन्ट्रा सेट ऑफ था, तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ लिखते हैं, कॉन्ट्रा सेट ऑफ। अच्छा, मैं आपको इस तरीके से नहीं लिखवा रहा इसको, तो यहाँ पे आप लिखेंगे SLCA और आगे लिख देंगे कॉन्ट्रा,
ठीक है, इट वाज 140, अगर मुझे याद हो, नहीं 140 किसी और सवाल का था, इसका है 400। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अगली चीज यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस इन परचेज लेजर। ठीक है, अब डेबिट बैलेंस इन परचेज लेजर का मतलब क्या है, अब सुनिएगा जरा। देखिए यार, आप लोगों ने इस अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जिस तरीके से हम लोग हर अकाउंट को क्लोज करते हैं वैसे ही इस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। लेकिन इसने यहाँ पे एक बात बोली है, डेबिट बैलेंस इन परचेज लेजर। इसका मतलब ब्रॉड डाउन किधर बता रहा है, ये डेबिट साइड पे बता रहा है। हालांकि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है, सप्लायर का अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है, ट्रेड पेबल का अकाउंट है। बीडी बैलेंस नॉर्मल सिनेरियो में क्या बनना चाहिए, ऑन द क्रेडिट साइड। बट अभी क्या बोल रहा है वो, डेबिट बैलेंस इन परचेज लेजर। तो इसका मतलब बीडी किधर बन रहा है, डेबिट साइड पे, तो ये नेगेटिव बैलेंस बता रहा है आपको। नेगेटिव बैलेंस कितना है, बैलेंस बीडी, ये नेगेटिव बैलेंस है, एंड द अमाउंट इज 200, राइट। सो आई विल राइट 200 ओवर हियर, एंड इसका ही यहां पे आपके पास बैलेंस सीडी बन जाएगा, अगेन नेगेटिव का, राइट से ही लिख रहा हूं वैसे भी आपको समझाने के लिए। तो ये आ जाएगा। अब इस 200 नेगेटिव का मतलब क्या है, इस 200 नेगेटिव का मतलब यह है कि आपने आपने यानी कि बिजनेस ने सप्लायर्स को 200 रुपए एडवांस पे कर दिए हैं। मैंने अपने सप्लायर को 200 रुपए ज्यादा पे करे हुए हैं। मैंने अपने सप्लायर को 200 रुपए ज्यादा पे करे हैं। सप्लायर कौन होता था, जिससे मैं उधार पे सामान खरीदता था। मैंने उससे उधार पे सामान खरीदा 1000 रुपए का, कितने का, 1000 रुपए का। लेकिन मैंने उसको चेक बना के दे दिया $1200 का, यानी कि मैंने 200 रुपए उसको क्या कर दिए, एक्स्ट्रा पे करे हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे पे करे हुए एक तरीके से मेरा रिसीवेबल ही है। ठीक है, लेकिन अभी इसको हम एक नेगेटिव बैलेंस मानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक एबनॉर्मल एक्टिविटी कर दी है। देखो एबनॉर्मल एक्टिविटी कैसे करी है, मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन मैंने उसको 200 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया, यानी मैंने उसको 1200 पे कर दिया। तो 200 रुपए का रखे में, अच्छा ये 200 रुपए का क्या होगा भाई, कल को जाके मैं कोई और सामान खरीद लूंगा, वो 200 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, या फिर वो मुझे 200 रुपए रिफंड कर देगा। सिंपल यही काम हो सकता है, और तो इस 200 रुपए के साथ कुछ नहीं हो सकता। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो भाई इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपने टोटल निकाल लेना है, पहले तो क्रेडिट साइड का, ये 200 रुपए ऐड करना मत भूलिएगा। तो 8000 प्लस 12000 प्लस 200, तो 8000 प्लस 12000 प्लस 200, सो इट इज 20200। ठीक है, और ये 20200 में से माइनस कर देंगे हम 400, माइनस कर देंगे 11000, माइनस कर देंगे 550, माइनस कर देंगे 400। तो ये आ जाएगा 7850। इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल बैलेंस है ये, जिसको मैं कहूंगा बैलेंस सीडी। और यही बैलेंस सीडी बन जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी बैलेंस बीडी 7850। इसका मतलब क्या है, इतने पैसे मैंने अपने सप्लायर को पे करने हैं। ये पैसा जो है ये कहाँ जाएगा, मेरी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, ट्रेड पेबल्स के नाम से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये पैसा है जो मैंने अपने सप्लायर को पे करना है, और ये वो पैसा है जो मैंने अपने सप्लायर को एक्स्ट्रा पे कर दिया है, एडवांस में दे दिया है। डन। तो ये हम लोगों ने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बना लिया है, और इसके अंदर हम लोगों ने नेगेटिव अकाउंट को भी चेक कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये वाला जो नेगेटिव बैलेंस वाला चक्कर है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इस टॉपिक में कुछ नया नहीं होने वाला। अब बस जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करते जाएंगे सबके अंदर ये सब कुछ आता रहेगा, और इसी तरीके से सवाल होते रहेंगे। हम जो अब आने वाली क्लासेस हैं जिसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक को लेके, वो कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन होगा। यानी कि वहां पे हम रिकंसिलिएशन पढ़ेंगे कि रिकंसिलिएशन कैसे होती है, और रिकंसिलिएशन क्या होती है, क्यों होती है, उसके लिए जरूरत ऐसी क्या पड़ गई कि हमें रिकंसाइल करना पड़ रहा है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने यहां तक रखा, और आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ कंट्रोल अकाउंट के क्वेश्चंस करे, कुछ चीजें देखी। तो आप लोग भी इसको गौर से देख लें, और जो भी कोई क्वेरी हो आप लिख के बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, थैंक यू।